आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साइंस के अंदर परिसंचरण तंत्र या जिसे इंग्लिश में कहा गया है सर्कुलेटिंग सिस्टम। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करता हूं, इसका मेरे को जवाब दीजिए। क्वेश्चन ये है कि आपके यहाँ परिवार, रिश्तेदार, हो सकता है बड़े भाई, बड़ी बहन, किसी न किसी की शादी हुई होगी। तो मुझे ये जानना है, मेरा क्वेश्चन जो है कि शादी में हमेशा जो दुल्हन होती है, दुल्हन को दूल्हे के लेफ्ट साइड पे ही हमेशा क्यों बैठाया जाता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रंथ जो है हमारी साइंस से या साइंस ग्रंथ से जुड़े हुए हैं। तो अब मुझे ये जानना है कि वाकई में ये जो दुल्हन होती है वो लेफ्ट में क्यों बैठाया जाता है। किसी के पास में अगर कोई आंसर हो तो बिल्कुल बताए, कोई अगर जानता है तो। एनीवन? मतलब अभी किसी की शादी ही नहीं हुई है। अच्छा चलो ठीक है, मैं बताता हूं। इसका जवाब मैं अभी नहीं, लास्ट में दूंगा, पूरा टॉपिक कवर करने के बाद। और दूसरा ये कहना चाहता हूं कि इस टॉपिक में या हर एक टॉपिक में आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ना ताकि ये काम आए। और टॉपिक कवर करने के बाद हम एग्जाम फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे ताकि उसके इर्द गिर्द के क्वेश्चन कि हर एक सिविल सर्विसेज एग्जाम में पहले कैसे क्वेश्चन आते थे और बाद में अभी जो आने वाला समय उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। पहले सीधा सीधा क्वेश्चन आता था, पर अब कंपटीशन जब से बढ़ गया है तो कहीं नहीं क्वेश्चनों को घुमा करके पूछता है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अपना जो टॉपिक है कि परिसंचरण तंत्र क्या है, तो इसकी डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, वर्किंग और जो उसका एग्जाम फैक्ट के बारे में जाने। तो परिसंचरण तंत्र जो है, परिसंचरण तंत्र हम एक तरीके से कह सकते हैं कि परिसंचरण तंत्र के अंदर किसी भी चीज का जो बहाव होता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है या विनिमय आदान प्रदान होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना होता है। जैसे हार्ट के द्वारा जो होता है, ब्लड का परिसंचरण तंत्र होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो जो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि ब्लड जो है शरीर में एक निश्चित दिशा में, है ना, मतलब हार्ट से, मतलब नीचे से पूरा ब्लड आया, ऊपर से आया जो भी अशुद्ध रक्त हुए, और किसके में, हार्ट पर वो पंप हुआ, और पंप होने के बाद एक निश्चित दिशाओं में पूरे शरीर में चला जाता है। ये नहीं कि एक इधर जा रहा है, मन किया तो इधर चला गया, मन किया तो उधर चला गया, ऐसा नहीं होता है। शरीर का एक सिस्टमेटिक सिस्टम है और हमारा जो शरीर है, मानव का जो शरीर है, वो बंद सर्कुलेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक, तो अब उसके बाद अपन देख लेते हैं कि कैसा है बंद सर्कुलेटिंग सिस्टम। मतलब हमारा शरीर जो है कवर है और उसमें चैम्बर होते हैं, इसलिए उसे बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक, अब जो मैं समझाना चाहता हूं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, भले 10 मिनट लेट लगे। और वो क्वेश्चन तो दिमाग में बिल्कुल रहना चाहिए कि क्यों बैठाया जाता है लेफ्ट की तरफ। इसका मुझे आंसर जो है लास्ट में अगर कोई दे सकता है लास्ट तक तो दीजिएगा, वरना मैं तो दूंगा ही दूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर्कुलेटिंग सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हार्ट का। सर्कुलेटिंग सिस्टम एक निश्चित दिशा पे होता है और सर्कुलेटिंग सिस्टम के अंदर हार्ट में ब्लड का सर्कुलेटिंग सिस्टम होता है। इसकी जो खोज की थी उस साइंटिस्ट का नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ही ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले बताया था कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कहीं ना कहीं बंद होता है। और दूसरा, इसके बाद हम बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने पीछे जो है 2 डायग्राम बनाए हैं, क्यों? ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं। ये थोड़ा सा एक अटपटा सा डायग्राम आपको लग रहा होगा कि जैसे हम लोग पहले छोटे से, मैं मतलब हम लोग नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी लेटर बना करके लव लेटर ये जिसमें भी देता रहा होगा तो उनमें इस टाइप का जो है डायग्राम बनाया जाता था। बट मैं ये जो आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, केवल इसे समझिएगा। ये डायग्राम से मेरे टीचर ने मुझे समझाया था, जो काफी लंबे समय तक मुझे याद रहा और आज भी याद है। तो मैं आपको इसी डायग्राम से आपको समझाता हूँ कि ऐसा मैंने डायग्राम क्यों बनाया, इससे आपको सरलता बढ़ेगी। ठीक, तो विलियम्स हार्वे टॉपिक पे आते हैं कि विलियम्स हार्वे ने सर्कुलेटिंग सिस्टम के बारे में बताया। और अब इसके बाद इसकी जो स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं अगर हार्ट का, तो हार्ट जो होती है बंद मुट्ठी के आकार की होती है। सबसे पहला बंद मुट्ठी के आकार का होता है हार्ट। इसमें लिख भी लेते हैं कि आप पहले इसको नोट भी कर लीजिएगा ताकि बिठा सकूं। बंद मुट्ठी के आकार का होता है। दूसरे अगर बात करूं तो इसका जो रंग होता है तो रंग गुलाबी होता है।
लाल वगैरह नहीं। तीसरा जो है इसका फैक्ट, इसमें 4 चेंबर होते हैं, 4 कक्ष जिसे कहा जाता है। चौथा जो है कि इसका जो वजन होता है, वजन ये लगभग 300 ग्राम से मतलब 250 ग्राम का भी होता है, ये महिलाओं में होता है, इसका भी बताऊंगा। पांचवा जो फैक्ट है इसका कि ये लगभग 5 लीटर ब्लड जो है प्रति मिनट जो है सर्कुलेट करता है। ये इसका जो आकार होता है बंद मुट्ठी के साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि शंकु के आकार का होता है, तो इसे शंकु आकार भी बोलते हैं या शंकु आकार भी बोलते हैं ना। इसकी जो लंबाई है, ये लंबा जो होता है 12 सेंटीमीटर, चौड़ा जो होता है 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। ये होगा इसके फैक्ट। तो इसके फैक्ट के बारे में भी ध्यान रखिए, हम इसको बड़े आराम से इत्मीनान से पढ़ते हैं कि जो मानव का ह्यूमन का जो हार्ट होता है बंद मुट्ठी के आकार का होता है, शंक्वाकार होता है, गुलाबी रंग होता है इसका, न कि लाल होता है। तो गुलाबी रंग होता है। वयस्कों में एक जो स्वस्थ मनुष्य है उसमें 300 ग्राम का होता है और महिलाओं में 50 ग्राम कम, लगभग 250 ग्राम का लगभग ये होता है। दूसरा, इसकी खोज विलियम्स हार्वे ने की और उसके बाद ये बता सकते हैं कि यह लगभग 5 लीटर ब्लड प्रति मिनट जो है पंप करता है। इसकी जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर की लंबाई, 9 सेंटीमीटर की चौड़ाई और लगभग 6 सेंटीमीटर के आसपास इसकी मोटाई होती है। ठीक, हमारे में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटिंग सिस्टम जो चिड्डे होते हैं या टिड्डा जिसे कहा जाता है या फिर कॉकरोच हम कह सकते हैं, इनमें ओपन सर्कुलेटिंग सिस्टम भी होता है। 2 तरीके के सर्कुलेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें पहला है क्लोज मतलब हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में, और ओपन सर्कुलेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन यहां से क्लियर हो गई। इन 5 टॉपिक को आप नोट डाउन कर लो ताकि बताने में बड़ा आसान हो। अगले टॉपिक की बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। अब स्ट्रक्चर के बारे में पहले इस डायग्राम को पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन इसको कि स्ट्रक्चर में इसके 2 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक, पहला अपन पढ़ेंगे आंतरिक, नहीं चलो बाहरी पढ़ते हैं, पहले बाहर से जान ले, बाहरी संरचना। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे आंतरिक संरचना। ठीक है, बाहरी संरचना को जो पहले बाहरी संरचना की बाहर से देखने पे किसी भी इंसान के अगर दिल को देखा जाए बाहर से तो क्या क्या चीजें दिखेंगी उनके बारे में बात कर लें। उसके बाद आंतरिक संरचना में तो ये जितनी भी परिभाषा है हम बाहरी संरचना में ले सकते हैं कि मनुष्य का जो हृदय है बंद मुट्ठी के आकार का होता है, शंक्वाकार होता है। दूसरा, इसकी जो संरचना होती है, जो हार्ट होता है अपने शरीर का, ये जो फेफड़े होते हैं अपने, इस फेफड़े में जो अपना ये कैविटी है, चेस्ट की कैविटी, तो चेस्ट की कैविटी में फेफड़ों के बीच में होती है, लेकिन जो राइट साइड का जो फेफड़ा है उसमें थोड़ा सा ये झुका हुआ होता है, तिरछा होता है। ठीक है, तो ये हो गया चेस्ट की कैविटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है वक्ष गुहा। वक्ष गुहा में बाई और थोड़ा सा ये झुका होता है, गुलाबी रंग का होता है और एक बार में एक स्वस्थ मनुष्य में 70 से 80 बार यह धड़कता है। किसी का हो सकता है ज्यादा धड़कता हो भाई। अरे चलो आगे देखते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद इसको जब हार्ट को जब काटा जाएगा, पहला टॉपिक क्लियर हुआ ना बाहरी संरचना के बारे में। अब बात करते हैं आंतरिक संरचना के बारे में। आंतरिक संरचना में हम जब इसको काटेंगे तो काटने में हमको ये दिखेगा हार्ट को कि इसमें कहीं ना कहीं 4 चैम्बर हैं। ये कटने के बाद कुछ इस टाइप के दिखाई देगा। ठीक है, इसको मैं पूरा बताऊंगा, बस समझने के लिए भी डायग्राम समझिएगा, उसके बाद ये सारी चीजें क्लियर होगी। और एक बार ही आप पढ़िएगा, लेकिन ऐसा पढ़िए दिल लगा के कि दोबारा लाइफ टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक जो है याद रहे। और एक बार इसको पढ़ने के बाद जो भी बुक से आप स्टडी कर रहे हो उस बुक से आप स्टडी कर लो, एक बार उसका डिटेल पढ़ लो, ऑटोमेटिक दिमाग में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अब आते हैं आंतरिक संरचना के बारे में कि आंतरिक संरचना को जब बाहरी संरचना को जब काटा गया तो काटने के बाद में हमें ये पता चला कि जो हार्ट है उसके 4 भाग होते हैं। ठीक,
तो आंतरिक संरचना में आ गए 4 भाग, सॉरी पहले अपन 2 भाग लेते हैं। 2 भाग से 4 भाग बनेंगे। कैसे, मैं वही बताता हूं। आंतरिक संरचना में जब काटा गया तो हमें ये 2 भाग मिला। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं आलिंद, ठीक है। ऊपर वाले भाग को बोलेंगे आलिंद, इंग्लिश में बोलते हैं आर्ट्रियम। और नीचे वाले के दोनों ये भाग जो है इसको बोला जाता है आलिंद निलय, जिसको बोला जाता है वेंट्रिकल। ठीक, 2 भाग में इसको बांट दिया गया, डिवाइडेशन हुई। ऊपर वाले भाग को आलिंद, नीचे वाले भाग को निलय कहा गया। अब आलिंद भी 2 भाग में बांटा है। एक जो बटा हुआ है इधर ये राइट की तरफ, तो इसको बोल दिया गया दायां आलिंद। देखिए पढ़ाते समय कई बार मैं हिंदी यूज करूंगा, हो सकता है इंग्लिश यूज ना करूं, तो आप लोग पहले से ही इंग्लिश जहां मैं लिखते जा रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा। इस डायग्राम में तो जरूर बताऊंगा ही। ठीक, तो जो मतलब लैंग्वेज पे मत जाना, समझने की कोशिश करना, फिर आप उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजें कर लेना। ठीक है, तो ये 2 भाग में बांट दिया गया। आंतरिक संरचना में हमने देखा कि जो हृदय है, हृदय को 2 भाग में हार्ट को बांटा गया। ऊपर वाले भाग को आलिंद कहा गया, नीचे वाले भाग को, इस भाग को निलय कहा गया। अब आलिंद में जो ऊपर के 2 भाग हैं, 2 कक्ष हैं, 4 चैम्बर में, 2 चैम्बर, एक चैम्बर में से ये 2 चैम्बर बने ऊपर में, इसे बोला गया पहले वाले को दायां आलिंद और दूसरे वाले को बोल देंगे इसी तरीके से बायां आलिंद। मतलब कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया। इसी तरीके से जब इसको भी बांटेंगे तो ये हो जाएगा राइट वाला, ये हो जाएगा दायां निलय, मतलब राइट वेंट्रिकल, और ये हो जाएगा, ये वाला जो भाग हो जाएगा बायां निलय, या जिसे बोले जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकुलम। ठीक, हृदय को जो उसकी आंतरिक संरचना में बांट दिए, ऊपर का जो भाग है उसे आलिंद कहा गया, नीचे वाले भाग को निलय कहा गया। ऊपर के जो आलिंद है उसे भी 2 भागों में बांटा गया, दायां आलिंद, बायां आलिंद। इसी तरीके से दायां निलय, बायां निलय। क्वेश्चन बनता है यहां से एग्जाम में, कई बार आ चुका है कि हृदय में, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। ध्यान रखना, 2 मत करके आइएगा, 4 चैम्बर होते हैं। ये चीजें यहां से क्लियर हो गई। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि हृदय जो है, एक यहाँ जो हार्ट के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है जो इसको ना बाहरी आभास से बचाती है। जैसे हम कोई सीने में ठोक दिया, या तो फिर मान लो कोई किसी से लड़ाई हो गई, या फिर ज्यादा कोई दौड़ लिया, तो उस समय जो हमारी धड़कनें बढ़ती है ना, तो हमारा हार्ट भी धक धक, हार्ट बीट जो बढ़ती है, इन सबको कंट्रोल हार्मोन्स तो करता है आंतरिक तरीके से, लेकिन बाहरी तरीके से ये जो झिल्ली है, इसका झिल्ली का जो आवरण है, वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बाहरी आघातों से बचाता है। तो इसे कहा जाता है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। तो ये बाहरी झिल्ली को पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, जो उसे बाहरी आघातों से बचाता है। इसके अंदर एक जो फ्लूइड भरा होता है दोनों के बीच में, आंतरिक परत और बाहरी परत के बीच में, इसे कहा जाता है पेरिकार्डियम द्रव्य। पेरिकार्डियम के नाम से इसे पेरिकार्डियम फ्लूइड कह दिया गया। बड़ी सिंपल सी बात है जो बाहरी अवसाद को बताता है। अब इसकी संरचना में यहाँ पे होंगे, दाईं तरफ जो होगा 3 वाल्व होता है। जब पूरा ब्लड शरीर का दाएं आलिंद में पहले आएगा, दाएं के बाद में दाएं निलय में जाता है, फिर दाएं निलय के बाद में यहां से पीछे से होते हुए कहा जाएगा फेफड़ों में। फेफड़ों में शुद्धिकरण होगा, शुद्धिकरण के बाद फिर बाएं आलिंद में आएगा, बाएं आलिंद से आने के बाद बायां निलय में, और यहां से पूरे शरीर में चला जाता है। मतलब पहले दाएं आलिंद में आएगा, पहला स्टेप आ गया। दूसरा यहां से कहा जाएगा दाएं निलय में, उसके बाद यहां से कहां चला गया, शुद्ध होने के लिए कहां गया, फेफड़ों के पास चला गया। फेफड़ों में क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन O2 मिली, किसमें मिली, ब्लड में मिला। अब ब्लड में मिलने के बाद ये वापस लौटा,
वापिस कहाँ लौटा, इस वाले कक्ष में लौटेगा जिसको बाएं आलिंद कहा गया। बाएं आलिंद से बाएं निलय में गया, बाएं निलय से ये पूरे शरीर में चला जाता है। ठीक, ये हो गया इसकी आंतरिक संरचना। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, मैं फिर एक बार फिर से बताता हूं कि आंतरिक संरचना में हमने देखा कि पूरे हार्ट को दो भाग में बांटा गया है। मेन भाग में जिसे आलिंद, आर्ट्रियम, निलय, वेंट्रिकल, आलिंद और निलय दो भाग में बांटा गया। अब ऊपर वाले भाग को भी दो भाग में बांटा गया जिसको आलिंद, दायां आलिंद कहा गया और बायां आलिंद कहा गया। इसी तरीके से निलय को दायां निलय और बायां निलय कहा गया। आलिंद को जो बांटने वाली जो पट्टी है इसको बोला जाता है अंतरा आलिंद पट्ट, जिसे इंटर ऑरिकुलम सेप्टम इंग्लिश से कहा जाता है। लिख लो, इंटर ऑरिकुलम सेप्टम इसे कहा जाता है। उसी तरीके से निलय को भी बांटने वाली एक पट्टी होती है जिसे बोला जाता है इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। सेप्टम यानी पट्टी हो गई। ठीक, अब उसके बाद इसकी वर्किंग में भी आएंगे, लेकिन पहले ये हो जाए। पूरे शरीर के चारों तरफ हृदय को बाहरी आघात से बचाने के लिए एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे कहा जाता है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। उसके अंदर भरा होता है पेरिकार्डियम फ्लूइड जो बाहरी आघात से हृदय को बचाता है। अब दाएं आलिंद में जो नोड, एक कपाट होते हैं ताकि ब्लड जो है, मान लो इधर आया, एक एग्जांपल बताता हूं तब आपको ये समझ में आएगा ये क्यों है। ब्लड पूरे शरीर का आया, अब उसके बाद जैसे ही ये क्या बोलते हैं, हार्ट जो होता है, हार्ट जो प्रोसेस करता है संकुचन और विकुंचन, मतलब ये कंस्ट्रक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, सिकुड़ेगा और उसके बाद फैलेगा। एक भाग सिकुड़ता है तो दूसरा फैलता है, दूसरा सिकुड़ेगा तो पहला वाला भाग फैलेगा। तो ये कुछ ऐसा काम करता है। तो जब ये सिकुड़ा, ये फैला, तो यहाँ का जो ब्लड था आया वो कहाँ आएगा, दायां निलय में आएगा। यहाँ का ब्लड यहाँ आया, भाई ये सिकुड़ेगा तो ब्लड पूरा इधर आया। अब यहाँ से जो ब्लड है जब आएगा और अपन जब ये वाला भाग, जब अब ये सिकुड़ेगा ये फैलेगा तो यहाँ का ब्लड वापिस भी तो जा सकता है ना। क्वेश्चन ये बनता है, तो ये वापिस ना जाए उसके लिए इसमें एक वाल्व पाए जाते हैं। वाल्व क्या करता है, रोकने का ही काम करता है कि वापस जो है ब्लड उसी रास्ते में ना जाए। तो यहाँ पे जो वाल्व पाया जाता है कि वापस उसी रास्ते में ना जाए, इसकी संख्या होती है 3, जिसे बोला जाता है त्रिवलनीय कपाट। इसको मैं यहां पे कर देता हूं, ठीक है ना। त्रिवलनीय कपाट इंग्लिश में बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक, क्योंकि इसकी जो संख्या होती है इस वॉल्व की, कस्पिड वाली कहते हैं, इसकी संख्या 3 है, इसीलिए इसको बोला गया त्रिवलनीय कपाट। इसी तरीके से यहाँ पे जो वॉल्व पाए जाते हैं बायां निलय में, यहाँ पे जो वॉल्व पाया जाता है इनकी जो संख्या होती है ये होती है 2। तो 2 होती है, इसलिए इसको बोला जाता है बाइकस्पिड वॉल्व, मतलब द्विवलनीय कपाट, और इसको बोला जाता है त्रिवलनीय कपाट। क्लियर हुआ कि द्विवलनीय कपाट और त्रिवलनीय कपाट। इसी तरीके से जब यहां से ब्लड जो पूरे शरीर में जाएगा शुद्ध होने के बाद, ऑक्सीजन मिलने के बाद, तब ये जो है वापिस इसका जो ब्लड है वापिस बायां आलिंद में ना जाए, इसलिए इसमें जो कपाट पाया जाता है कस्पिड वाल्व वो पाए जाते हैं। तो उसकी संख्या कितनी होगी, 2। तो 2 होगी, इसलिए इसको बाइकस्पिड कहा जाता है। क्वेश्चन ये बनता है इसमें एग्जाम में सॉरी, कि जो कैसे पूछ लेगा कि त्रिवलनीय कपाट कहाँ पाया जाता है। तो अब ऑप्शन दे देगा दायां आलिंद में, बायां आलिंद में, दायां निलय में, बायां निलय में। इसी में कंफ्यूजन होती है। तो ध्यान रखना 3 कस्पिड जो वॉल्व है वो दायां आलिंद में, सॉरी दायां निलय में पाई जाती है। द्विकस्पिड जो वाल्व है या बाइकस्पिड जिसको बोलते हैं द्विवलनीय कपाट, वो कहाँ पाया जाएगा, बायां निलय में। यहां से कंफ्यूजन दूर हुई। एग्जाम के क्वेश्चन भी, एग्जाम का फैक्ट भी, साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कवर करते चलेंगे। ठीक, यहां से ये क्लियर हो गया। आगे अब बात करें, ये हो गया बाहरी संरचना के बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में हम दोनों संरचना को देख लिए। अब आते हैं इसकी वर्किंग की, कि वर्किंग ये कैसी करती है। ठीक, इस वाले डायग्राम में आते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई ना। और जहां पे अगर ना हुई हो तो भी आप कमेंट करना, या जो भी है
जो नोट्स वगैरह हैं उसको बताना, तो उसको भी क्लियर हो जाएगा, या एक बार और उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, आते हैं अपन, ये आ गया डायग्राम में। अपन बात करते हैं वर्किंग के बारे में कि वर्किंग कैसी होती है। पहले मैं रफ बता दूं, उसके बाद इसको पूरी तरीके से फेयर बताता हूं कि पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त तो अपन बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, तो पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त है ये पश्च महाशिरा, नीचे का पूरा ब्लड का जो शरीर का जो, मान लीजिए ये मानव शरीर हो गया किसी का, ठीक, ये अपन यहाँ की बात कर रहे हैं हार्ट की, हार्ट का जो ये टॉपिक को बात कर रहे हैं, तो पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, मैं इधर आ जाता हूं कि पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त है ये कहाँ आया, पश्च महाशिरा के थ्रू, पश्च महाशिरा के थ्रू पूरे शरीर का शुद्ध रक्त ये पीछे से कुल मिला के समझ लो कि ये दाएं आलिंद में आ गया। ठीक है, ये दाएं आलिंद में आया। अब दाएं आलिंद में आने के बाद किसके थ्रू, पश्च महाशिरा के द्वारा ये पूरे शरीर का, या अग्र महाशिरा से, पश्च महाशिरा से होकर के गुजरते हुए अग्र महाशिरा से जो पूरा जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड को मैं हरा से दिखा दे रहा हूं कि ये अशुद्ध रक्त है, कहां पे आ गया, दाएं आलिंद में आ गया। अब दाएं आलिंद में जब इसको जो है संकुचन और विकुंचन होगा, मतलब एक सिकुड़ेगा, एक फैलेगा, एक सिकुड़ेगा, दूसरा फैलेगा, तो संकुचन और विकुंचन होगा, तो इस क्रिया के कारण इसका जो ब्लड है जब ये संकुचन होगा तो कहाँ आएगा, दाएं आलिंद में आएगा। ये आ गया पूरा ब्लड जो है, इस जो यहाँ पे वॉल्व था ना, 3 वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू कहाँ आ गया, दाएं आलिंद में आ गया, सॉरी दाएं आलिंद से दाएं नीलाय में आ गया, 3 कस्पिड जो वाल्व में उसके थ्रू होते हुए आ गया। अब ये यहाँ पे खाली हो गया, कुल मिला के पूरा ब्लड किस में आ गया, दाएं नीलाय में आया। अब यहां से ये शुद्धिकरण के लिए, मतलब ऑक्सीजन मिल सके फेफड़ों पे, क्योंकि इसकी जो स्थिति होती है इस पे होती है, जैसे ये फेफड़ा हुआ, फेफड़ा हो गया, तो ये फेफड़ों पे शुद्धिकरण के लिए जाता है। अब यहां से जो पूरा ब्लड है शुद्धिकरण के लिए जाएगा, तो अभी भी इम्प्योर ब्लड है, तो अपन इसको हरे से ही दिखा देते हैं। ये इम्प्योर ब्लड चला गया शुद्धिकरण के लिए, तो ये गया शुद्धिकरण के लिए इम्प्योर ब्लड, कहाँ गया, फेफड़ों में गया, ये गया फेफड़ों में। फेफड़े को हरा से ना दिखाए भाई, लाल से दिखा दे, फेफड़ा लाल गुलाबी कलर का होता है, नहीं बोलोगे कि ये, ठीक। अब यहाँ आ गया, अब यहां से आने के बाद वापस जब ब्लड इसमें मिल गया, O2 ऑक्सीजन मिल गया, तो अब ये क्या हुआ, रेड कलर से इसको दिखा देते हैं, कहाँ आएगा, ये वाले भाग में आ गया, ऊपर ये खुल गया, समझ लो, दाएं सॉरी ये बाएं आलिंद में आया, शुद्धिकरण होने के बाद फेफड़े से बाएं आलिंद में आया। अब ये पूरा जो ब्लड है यहां से जब ट्रांसफर हुआ शुद्धिकरण के लिए, फेफड़ों में गया, फेफड़ों से होता हुआ बाएं आलिंद में आया। अब बाएं आलिंद में ये पूरा प्योर ब्लड हो गया। ठीक, इतना क्लियर हुआ। एक बार और मैं रिवाइज कर दूंगा जहां पे क्लियर नहीं हो रहा, पहले इसको समझ लें। ये बाएं आलिंद में आ गया। अब बाएं आलिंद से ये यहाँ पे जो डाइकस्पिड जो वाल्व था, इससे हो तो वो पूरा ब्लड कहाँ आ गया, बाएं नीलय में आया। ठीक, ये बाएं नीलय में आ गया, ये हो गया बाएं नीलय में आया। अब इसके बाद फिर इसमें भी कुंचन होगा, फिर से ये सिकुड़ेगा। तो जब ये सिकुड़ेगा तो ये किसमें जो ऊपर की जो महाधमनी है, इसको अपन ऐसे देख लें, एक इमेजन की यहां से जा रही है। ठीक है, तो ये जो महाधमनी है, महाधमनी से ये जो शुद्ध ब्लड है ये कहां चला जाएगा, पूरे शरीर में। एक से शरीर के नीचे वाले भाग में और एक भाग से शरीर के ऊपर वाले अंग में। ठीक, ये चल रहा है, इसको बोला जाता है ग्रीवा दैहिक चाप, और ऊपर जो है चला गया। तो इस तरीके से ब्लड जो है सर्कुलेट करता है, और ये इतनी स्पीड करता है कि 1 मिनट में ही 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड जो है उसको सर्कुलेट करता है। क्लियर,
एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे इन सारी चीजों के लिए। ठीक, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे साइंस का जो टॉपिक था, तो उस पर हम इसकी वर्किंग के बारे में बात कर रहे थे। वर्किंग में हमने देखा कि पूरे शरीर का जो ब्लड है पश्च महाशिरा के द्वारा कहाँ पे आया था, सुपीरियर वेना कावा या जो धमनी जो दाया आलिंद है, दाया आलिंद में आया। दाया आलिंद से जब यहाँ संकुचन और विकुंचन हुआ तो शरीर में कहाँ पे आया, दाएं निलय में आया। दाएं निलय फिर से सिकुड़ा, ये वाला भाग जो है फैला। सिकुड़ने के पश्चात जो ये था फुफ्फुस धमनी के द्वारा, इसको बोला जाता है फुफ्फुस धमनी, उसको ही बताऊंगा फुफ्फुस धमनी। यही शरीर की इकलौती धमनी है जहां पे अशुद्ध रक्त पाया जाता है, क्योंकि पूरे शरीर का जो शुद्ध रक्त होता है, प्योर ब्लड, वो धमनियों में ही बहता है, आर्टरी में ही बहता है। वेन्स में हमेशा, जो वेन्स हमारे ऊपर की जो नसें होती हैं हरी कलर की हाथों में, उसे उसे वेन्स कहा जाता है। लेकिन आर्टरी में खाली फुफ्फुस धमनी या फुफ्फुस आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, जहां पे इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। ये अपवाद है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। इसी तरीके से इम्प्योर ब्लड जो जाता है फुफ्फुस धमनी, और जो आता है इसको फुफ्फुस सिरा कहा जाता है, पल्मोनरी वेन बोला जाता है या फुफ्फुस सिरा बोला जाता है। तो ये एक एग्जाम का सबसे अच्छा फैक्ट है, फुफ्फुस सिरा या पल्मोनरी वेन बोला जाता है इसे। तो पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त था, इम्प्योर ब्लड, फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में पहुंचा ऑक्सीजन के लिए, शुद्धिकरण के लिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गई, जैसे हमने सांस लिया उसमें ऑक्सीजन मिली। अब ये सारी चीजें देखो 1 मिनट से भी, मतलब 1 मिली सेकेंड से भी कम समय में हो रहा है, इतना फास्ट काम ये जो है पंपिंग का कर रहा है। अब यहाँ से फेफड़ों से ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन कहाँ आई, बाया आलिंद में आया। बाया आलिंद में अब यहाँ पे पूरा ब्लड इकट्ठा हो गया। फिर ये टुकड़ा तो कहाँ आया, बाएं निलय में आया। अब फिर ये टुकड़ा तो कहाँ गया, अग्र महाशिरा महाधमनी आर्टरी के द्वारा पूरे शरीर में, नीचे की तरफ ग्रीवा दहेक चाप के द्वारा चला जाता है पूरे शरीर में, ऊपर की तरफ ये ब्रेन वगैरह की तरफ, हाथ की तरफ यहाँ से महाधमनी से होता हुआ चला जाता है। इस तरीके से इसकी वर्किंग हो गई। अच्छा, ये जो संकुचन और विकुंचन जो मैंने एक शब्द बोला है कि ये हार्ट में जो होता है, तो उसके लिए भी भगवान ने, मालिक ने एक सिस्टम बनाया जिसको पेस मेकर कहा गया है, SA नोड जिसे कहा जाता है। SA नोड के द्वारा ही एक इलेक्ट्रिकल टाइप का झटका लगता है ब्लड में, जैसे बिजली में अगर हाथ टच हो जाए तो शरीर में झटका लगता है ना, उसी तरीके से SA नोड से झटका लगता है हार्ट को, जिसके द्वारा ये संकुचन और विकुंचन का काम करते हैं, जिसे पेस मेकर कहा जाता है। पुरानी कक्षाओं में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ऐसे नोड को पेस मेकर या पेस मेकर किसे कहा जाता है। ठीक है, ये पूरी वर्किंग हो गई। अब इसमें कोई डाउट? अच्छा, वो क्वेश्चन के बारे में जो मैंने शुरू में किया था, ठीक है, उसके बारे में मैं तुमको बता देता हूँ। बड़े उत्सुक को जानने के लिए, मतलब टॉपिक समझने की जल्दी नहीं थी, उसको समझने के लिए कि मैंने बोला क्यों था वो जानना चाहते थे। चलो ठीक है, मैं भी इसको भी क्लियर कर देता हूं। देखो, जब मैंने बताया था कि पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड जो ग्रीन ब्लड होता है, यहाँ पे आया, फिर उसके बाद कहाँ गया था, दाएं आलिंद से दाएं निलय में गया था। उसके बाद ये प्योर होने के लिए गया। प्योर होने के बाद जब वापिस आया बाएं आलिंद में, तो यहाँ लाल होकर के लौटा, हरा गया और लाल होकर के लौटा। फिर यहाँ से भी इधर गया तो भी लाल था और पूरे शरीर में लाल। तो ये वाला भाग कुल मिला के हरा हुआ, अशुद्ध। ये वाला भाग जो है लेफ्ट की तरफ वाला पूरा शुद्ध हो गया। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये वाला भाग शुद्ध हो गया। तो शुद्ध वाली की तरफ प्योर, अब मैं ये खड़ा हूं, ये वाला मेरा भाग पोर्शन अगर है इस डायग्राम के अनुसार, तो मेरा यहाँ अशुद्ध रक्त बह रहा है, और ये वाला जो भाग है वो कहीं ना कहीं इसमें अब शुद्ध रक्त, कहीं नहीं मतलब 100% है कि शुद्ध रक्त ही बह रहा है, प्योर ब्लड है इस तरह। तो इसका जो आंसर था, जो मेरे टीचर ने बताया था कि जब बैठाया जाता है शादी के दौरान, जो मतलब लड़के की जो दुल्हन होती है उसको जो बाईं तरफ बैठाया जाता है, इसका ये कारण होता है कि उस समय जो लड़का है या उसका होने वाला पति है, एक प्रण लेता है कि हे अर्धांगिनी, मैं तुम्हें अपने शरीर के शुद्ध रक्त की तरफ से, शुद्ध भाग की तरफ से या पूरे दिल से, तो पूरे दिल में भी
जो शुद्ध भाग है उस तरफ से तुमको स्वीकार करता हूं, इसलिए हमेशा बाईं ओर बैठाया जाता है। तो ये ना एग्जाम में मुझे हमेशा याद रहता था कि कहीं ना कहीं ये बाईं तरफ बैठाई जाती है, मतलब बाएं तरफ पूरे शरीर का शुद्ध रक्त होगा। ठीक, अब तो क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। ठीक, अब फटाफट एक बार रिवाइज कर लें ताकि हमें ध्यान रहे कि हमने पढ़ा क्या क्या है। अब ये चक्कर में मत रहना कि भाई दुल्हन को यहीं बैठाना है। पहले टॉपिक को क्लियर कर लें फिर देखते हैं। हमने देखा सर्कुलेटिंग सिस्टम के बारे में कि सर्कुलेटिंग सिस्टम किसे कहा गया है। विलियम्स हार्वे ने जो है इसकी खोज की थी। मनुष्य का जो सर्कुलेटिंग सिस्टम है वो जो है बंद सर्कुलेटिंग सिस्टम है। इसमें 3 जो है पार्ट जो काम करते हैं। पंप करने के लिए हृदय काम करता है, फिर ब्लड इसमें, और ब्लड को बहाने वाले वेसल्स मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिरा और धमनी, धमनी और सिरा, ये 3 चीज मिल करके ये परिसंचरण तंत्र को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं इनकी संरचना के बारे में। हमने ये देखा कि इसकी संरचना 2 तरीके से होती है, बाहरी संरचना, आंतरिक संरचना। बाहरी संरचना में हमने ये देखा था कि इसका जो रंग है क्या था कि शंक्वाकार है, बनमोटी के आकार का है, लाल गुलाबी रंग के हैं, 4 कक्ष हैं, वजन 300 से 250 ग्राम है, 5 लीटर ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है, 12 सेंटीमीटर का लंबा, 9 का जो है चौड़ा और 6 सेंटीमीटर का मोटा होता है। ये हमने बाहरी संरचना में आए। आंतरिक संरचना में हमने देखा जब इसे कट किया था कि इसमें 4 भाग पाए। ऊपर वाले भाग में दाएं अलिंद और बाएं अलिंद भाग में बट गया। नीचे वाला भाग जो है दायां निलय और बायां निलय में बटा। फिर हमें ये भी दिखा कि इसमें जो है पश्च महाशिरा था, ऊपर जो है अग्र महाशिरा जहां से ब्लड आया था। उसके बाद हमने देखा इनमें वॉल भी है, वॉल में थे इसमें 3 इधर की ओर संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल मत भूलना, बार बार कह रहा हूं कि ये वाला जो है इधर 3 कपाट थे तो त्रिवलनी कपाट, ट्राइकस्पिड वॉल बोला गया। उस तरफ 2 थे तो उसे बाइकस्पिड वॉल बोला गया। इसके ऊपर की मेम्ब्रेन थी जिसे, इस मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहा गया। इसके अंदर एक फ्लूइड बहा था, भरा हुआ था, उसको बोला गया था पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक चीज छूट गई, उसको भी मैं कवर कर लेता हूँ। इसमें ना एक इनमें रेसेनुमा एक तंतु पाए जाते हैं, फिलामेंट पाए जाते हैं, ऐसे एक रेशा जो होता है वो बनता है। इसकी भी खोज ना एक परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो हमने पहली कक्षाओं में पढ़ चुका था। तो इसका जो ये आ जाएगा परकिंजे तंतु, परकिंजे तंतु इसे कहा गया, या परकिंजे फाइबर कहा जाता है। तो इसके दोनों के बीच में परकिंजे फाइबर होता है। क्या पता क्वेश्चन यहाँ से धीरे घुमा के पूछ दे, परकिंजे फाइबर हो गया। इस तरीके से ये ट्राइकस्पिड वाल्व, फुफ्फुस धमनी यहाँ पे थी, फुफ्फुस सिरा भी थी जहां से ब्लड गया था, ये हुआ फुफ्फुस धमनी थी, ये धमनी, और जहां से जो ब्लड जो पूरे बॉडी में वापस लौटा था इसको सिरा कहा गया था। फुफ्फुस सिरा या पल्मोनरी वेन्स कहा गया था। यही दोनों जो है अपवाद है, किसका, धमनी और सिरा का, क्योंकि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, जबकि पूरे शरीर की जो धमनियां होती है उनमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। और फुफ्फुस सिरा इकलौती धमनी ऐसी है जहां पे शुद्ध रक्त होता है, जबकि पूरे शरीर में जितनी भी हरे नसें हैं इनको सिरा कहते हैं, इनमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। तो ये जस्ट अपोजिट हार्ट में हो जाते हैं। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। हमने वर्किंग में देखी थी कि वर्किंग में पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त अग्र महाशिरा, जिसको सुपीरियर वेना कावा इंग्लिश में कहा गया, वहां पे आया। संकुचन और विकुंचन इसमें फटाफट होता है, क्योंकि दिल जो है 70 से 80 बार 1 मिनट में धड़कता है। तो अब ये संकुचन हुआ तो पूरे शरीर का ब्लड कहाँ से, दाएं अलिंद से दाएं निलय में आया। फिर ये संकुचन हुआ, इसमें भी कुंचन हुआ तो पूरा शरीर झटके से कहाँ पे पहुंचा, फेफड़ों में गया। फेफड़ों में शुद्ध हुआ अशुद्ध रक्त, अब किसके द्वारा हुआ था, फुफ्फुस धमनी। बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुफ्फुस धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त गया फेफड़ों में, फेफड़ों से शुद्ध रक्त जो हुआ ऑक्सीजन मिलकर के आई फुफ्फुस सिरा के द्वारा, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे जो है शुद्ध कर रहा है, हरे को लाल में चेंज कर रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे गेम खेल गया। आगे आ गया, इसको ये संकुचन हुआ, ये भी कुंचन हुआ। तो जब ये सिकुड़ा और ये फैला तो यहाँ का शुद्ध रक्त किसमें आया, बाएं निलय में आया। बाएं निलय जब सिकुड़ा डाइकस्पिड वॉल के थ्रू, तब ये महाशिरा से होते हुए पूरे शरीर में ब्लड पहुंच गया। इस तरीके से पूरा ये कवर हो गया और इसी के इर्द गिर्द ही पूरे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कि फुफ्फुस धमनी में कौन सा या अशुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है, अशुद्ध रक्त कहाँ पे होता है ब्लड में, ब्लड का जो क्या बोलते हैं कितने चैम्बर पाए जाते हैं,
परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, सुपीरियर वेना कावा क्या काम करता है, ठीक है। उसके बाद में ये पूछ सकते हैं कि महाधमनी का कार्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के। आंतरिक संरचना, बाहरी संरचना में ये पूछ सकते हैं कि चारों तरफ एक जो झिल्ली पाई जाती है वो कौन सी झिल्ली है। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि जो वॉल पाए जाते हैं पूरे क्या बोलते हैं हार्ट पे जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो किस तरफ पाए जाते हैं, शुद्ध रक्त किस तरफ होता है, अशुद्ध रक्त कहाँ होता है, ब्लड प्योर होने के लिए कहाँ पे जाता है। तो ब्लड में जो फेफड़ा है, फेफड़ों का कार्य क्या होता है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध में कैसे बदलता है, ऑक्सीजन मिला करके। अब एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो पूरे शरीर का जो ब्लड है, ब्लड ऐसा काम क्या करता है भाई। ये सर्कुलेटिंग सिस्टम हो गया, हार्ट को पूरे शरीर का पंप भी कह दिया गया। 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में वो फिल्टर करने का काम करता है। अब उसके बाद में ये ब्लड का काम क्या होता है, तो ब्लड क्या करता है कि जो ऑक्सीजन मिली फेफड़ों से, उस ऑक्सीजन को शरीर के पूरे हिस्सों में पहुंचाने का काम करता है, ताकि जो शरीर की मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हैं और जितनी भी क्रियाएं, हार्मोन्स हैं, शरीर का जो ताप है या टेम्परेचर, इन सबको नियंत्रण करने का काम करता है। इस तरीके से ये टॉपिक पूरा यहीं पे कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से पढ़ना। दूसरा, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव इर्द गिर्द इस क्वेश्चन के हैं, इसके जो क्या बोलता है, आपको इसका जो लिंक होगा, जो भी यूट्यूब में जो वीडियोस भी अगर डलती हैं तो उसमें लिंक होंगे, उस लिंकों में मिल जाएगा। उसको भी स्टडी करिए इसके साथ में, ताकि पढ़ने के बाद आपके ये क्लियर हो जाए कि वाकई में एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज करिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो मेन शब्द हैं, जैसे फुफ्फुस धमनी क्या कहा जाता है, पल्मोनरी आर्टरी बोला जाता है। इस तरीके से आप उसे हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। अगली बार अगले टॉपिक को लेकर के मिलते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये चाहो तो अगर जो भी यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई भी अगर कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी इसको कर लीजिएगा, और बाकी चीजें अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।